हेलो एवरीवन, मैं रश्मि आप सबका अपने यूट्यूब चैनल मैथ कॉन्सेप्ट्स विद रश्मि पर स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सब लोग अच्छे हों, आपकी हेल्थ अच्छी हो और आपकी पढ़ाई भी एकदम से अच्छी वाली चल रही हो। तो अपना चल रहा था यूपीएसआई का बैच, हमने नया ही स्टार्ट किया है। एक क्लास इसमें हमारी हो गई है, आज सेकंड वाली क्लास है। इसमें हम चैप्टर वाइज और मिक्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो अगर आपका मैथ में बेसिक क्लियर है तो ये बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैथ के लिए ये बैच आपका सफिशिएंट है, इसके अतिरिक्त आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर बेसिक क्लियर है तो ठीक है, बेसिक क्लियर होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, बिकॉज मैं इसमें सिर्फ प्रैक्टिस करा रही हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, चैप्टर वाइज और मिक्स भी। ठीक है, मिक्स से क्या होता है कि आपका सभी चैप्टर साथ साथ चलते रहते हैं, और अगर आप चैप्टर वाइज करना चाहते हैं तो चैप्टर वाइज भी ये सीरीज चल रही है। ठीक है, तो ये सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो। परसेंटेज अपना चल रहा है, पहला क्वेश्चन लेंगे और इसे सॉल्व करेंगे। अगर सॉल्यूशन समझ में आते हैं और पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो क्लास को शेयर कर सकते हैं, एक अच्छा सा कमेंट कर सकते हैं, और अगर पहली बार आए हैं चैनल पर तो इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। एक गांव की कुल आबादी x है, जिसमें से 40% महिलाएं हैं। गांव में निरक्षर महिलाओं की संख्या गांव में निरक्षर पुरुषों के आधे के बराबर है, जो कि 4000 है। x का मान क्या है अगर गांव में साक्षर महिलाओं की कुल संख्या 6000 है? ये हमसे कहा जा रहा है। x की वैल्यू हमसे पूछी है और हमसे शुरू में कहा गया है कि एक गांव की कुल आबादी x है, जिसमें से 40% क्या है? महिलाएं हैं। गांव में निरक्षर महिलाओं की जो संख्या है गांव में निरक्षर पुरुषों के आधे के बराबर है, जो कि 4000 है। मतलब कि जो इलिटरेट मैन है, जो वो टोटल 4000 है और उनका आधा इलिटरेट वुमेन है, ऐसा हमसे कहा गया है। ठीक है, तो मैं निरक्षर ही लिखती हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा निरक्षर। हमारे से वुमेन के बारे में बात की जा रही है। अगर गांव में साक्षर महिलाओं की कुल संख्या 6000 है, ठीक है ना, तो मैंने पहले निरक्षर लिखा, फिर मैंने यहाँ पे साक्षर भी लिखा। अगर साक्षर वुमेन 6000 है हमारे पास में, और निरक्षर जो वुमेन है, यहाँ पे मैं वुमेन भी लिख देती हूँ। ठीक है ना, अब आधी हिंदी आधी इंग्लिश लिखूंगी तो ठीक नहीं होगा, इधर मैं वुमेन लिख देती हूँ। ओके, वुमेन, यहाँ पर ई आएगा, मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है, तो वुमेन। ठीक है ना, तो वुमेन में निरक्षर और साक्षर। साक्षर हमारे पास 6000 दे रखी है, तो निरक्षर कितनी होंगी? निरक्षर पुरुषों की आधी, जो कि हमारे पास 4000 है, तो आधा करेंगे तो 2000 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास? 2000। ओके, और टोटल जो वुमेन है, जिसमें से 40% महिलाएं हैं, ऐसा हमसे कहा गया है, तो टोटल जो वुमेन है वो 40% है। तो मैं कह सकती हूँ कि 40% बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास में? 8000 आ जाएगा। अगर 40% बराबर 8000 है तो गांव की कुल जो आबादी होगी वो अपने आप में 100% होगी। कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, तो 40% इज इक्वल टू 8000 है, तो 100% इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास? 20000 आ जाएगा। ओके, ये क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। समझ में नहीं आया हो तो डाउट ग्रुप का जो लिंक है वो मैं आज शेयर कर दूंगी, उसमें आप पूछ सकते हैं। वैसे मैंने समझाने की पूरी कोशिश की है। अच्छा क्वेश्चन है और इसे अच्छे से समझना है, छोड़ना नहीं है। ठीक है ना, चलिए। गणना में प्रतिशत त्रुटि क्या है अगर त्रसा एक संख्या n को 3 × 1/2 की बजाय 2 × 1/3 से गुणा कर देती है? तो इसमें क्या करना पड़ेगा हमको? ये जो n एक संख्या है, इसे हमें कुछ मानना पड़ेगा, क्योंकि हमें परसेंटेज त्रुटि निकालनी है। तो मैं क्या मानूं इस संख्या को? तो संख्या मानने के लिए जो भी हमारे पास फ्रैक्शन वैल्यू दे रखा है, उसका डिनोमिनेटर में जो भी अंक दे रखा है उसका मल्टीपल हमें मान लेना है या एलसीएम ले लेना है। ठीक है, तो 2 और 3 का अगर मैं एलसीएम लूंगी तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो मैं ये मान लेती हूँ कि n जो संख्या है वो कितनी है? 6 है। ठीक है ना, n बराबर मैंने क्या मान लिया? 6 मान लिया। अब पहली कंडीशन में कहा जा रहा है कि n को 3 × 1/2 से गुणा करने के बजाय, अब मैं n को गुणा करूं किससे? 3 × 1/2 से। n कितना है? 6, और 6 को मैं 3 × 1/2 या 3/2 लिख सकते हैं। ठीक है, गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? ये 9 आ जाएगा। इधर करेंगे तो 6 × 2/3, मतलब कि ये हमारे पास 4 आ जाएगा। कितना कम आया है? ये आया है हमारे पास में 5 कम आया है।
तो ये हमें जो कम आया है ये परसेंटेज में पूछा है कि कितना परसेंट कम है, तो ये 9 पर हम कैलकुलेट करेंगे इससे ये कितना कम है या फिर परसेंटेज त्रुटि क्या है। आना चाहिए था 9, आया है हमारे पास 4, कितना कम आया है 5। इसे परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे तो 5/9, 1/9 इज इक्वल टू 11.11% होता है, तो 5/9 इज इक्वल टू 55.55%। ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 55.55% ये आपका एरर आएगा, इतने की आपकी क्या होगी 55.55% की त्रुटि होगी या एरर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ले ले। संख्या आपने मान लेनी है ऐसे, n जो संख्या है जो भी डिनोमिनेटर में दे रखा है आपने डिजिट, उसका एलसीएम ले लेना है, ठीक है। चलिए, अधिकतम वेतन के लिए किसी व्यक्ति को किस वेतन वृद्धि वाले विकल्प को चुनना चाहिए। अब देखो, अधिकतम वेतन के लिए किसी व्यक्ति को किस वेतन वृद्धि वाले विकल्प को चुनना चाहिए। हर तिमाही में वो वेतन में 10% की वृद्धि चाहेगा या फिर हर साल वेतन में 40% की वृद्धि चाहेगा। तो देखो, एक साल में 40% की वृद्धि होगी तो वो 40% ही रहेगा, देखने में ये ज्यादा अच्छा लग रहा होगा। लेकिन अगर हम क्वार्टरली 10% की वृद्धि करेंगे तो ये ज्यादा जाएगा। क्यों? क्योंकि ये हर 3 महीने में 10% बढ़ेगा। हर 3 महीने में कितना बढ़ेगा, 10% बढ़ेगा। तो 10% यहाँ, 10% यहाँ, 10% यहाँ और 10% यहाँ, सक्सेसिव लगा के अगर हम इसको ऐड कर दें तो 10 का सक्सेसिव लगाएंगे तो 21% यहाँ आ जाएगा और 21% यहाँ आ जाएगा, और फिर 21% पर अगर हम सक्सेसिव लगाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 21 दूनी 42 माइनस का 21 का स्क्वायर 441/100 इज इक्वल टू 42 प्लस का आएगा, माइनस का नहीं आएगा क्योंकि वृद्धि हो रही है। तो 42 प्लस का 441/100, तो ये 42 प्लस का 4.41% इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 46.41%। तो एक बार में आप 40% की वृद्धि चाहेंगे या फिर 10% की वृद्धि ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी अगर आप क्वार्टरली लेंगे तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अधिकतम वेतन के लिए आप चाहेंगे कि क्वार्टरली आपका 10% का इंक्रीमेंट कर दिया जाए, तो ऑप्शन ए राइट आंसर जाएगा। अगर कभी ऐसा कंफ्यूजन हो तो आप इस पे सक्सेसिव लगा के देख लिया करो, ठीक है ना। वैसे अगर हम इसको 4 बार जोड़े तो 40% बनेगा, ये 40% एक साथ दे रखा है, तो अगर हम सक्सेसिव लगाएंगे तो सिर्फ दिमाग में ये लगाने की आवश्यकता नहीं है, आप दिमाग में भी थोड़ा कैलकुलेशन कर सकते हैं, क्योंकि इतना टाइम एग्जाम में नहीं होता है कि इतने छोटे क्वेश्चंस के लिए आप सक्सेसिव लगा के देखें, क्योंकि नीड नहीं है इसमें हमारी, इतना हमारे दिमाग में कैलकुलेशन करने की क्षमता होनी चाहिए, या फिर ये अंडरस्टैंडिंग है, मतलब समझने वाली बात है कि इतना जो है एक बार में 40% करना है या 10% में 4 बार में लेना है तो ज्यादा आएगा, ठीक है ना। चलिए, एक इमारत में केवल 2 BHK और 3 BHK फ्लैट हैं, जिनको मिलाकर के कुल 160 फ्लैट हैं। अगर उस इमारत में 45% फ्लैट 3 BHK हैं तो 2 BHK फ्लैटों की संख्या पता करें, ये हमसे कहा जा रहा है। देखो, एक इमारत में केवल 2 BHK, पेन ले लो भाई, केवल 2 BHK और 3 BHK फ्लैट है, ठीक है ना, जिनको मिलाकर के कुल 160 फ्लैट है। टोटल जो फ्लैट है उनकी संख्या है 160, जिसमें से 45% 3 BHK है, तो 2 BHK कितने बचेंगे, 55% बचेंगे। अपने आप में कोई भी चीज 100% होती है तो फ्लैटों की संख्या भी 100% होगी। 3 BHK 45% है, तो 2 BHK जो होंगे वो कितने होंगे, वो होंगे आपके 55%, ठीक है ना, कितने होंगे 55%। तो 160 का हमें कितना चाहिए, 55% चाहिए। 160 का 55% कितना आ जाएगा आपका, 160 का 10% कितना होगा, 16, 16 पंजू 80 और आधा करेंगे तो 8 आ जाएगा, 88 आ जाएगा, ठीक है ना। 80 और 8 कितना होगा, 88, तो 88 फ्लैट होंगे आपके 2 BH वाले। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप ऐसे कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हैं मन में तो लिख के कर लेना है, ठीक है। ये हमने लिखा 160 और इसका हमें 55% चाहिए, तो 55/100 कर देंगे हम ऐसे, और यहाँ से 0 से 0 क्रॉस करेंगे, 5 दूनी और 5 से काटेंगे 11 बार, 2 से काटेंगे 8 बार जाएगा और 11 8 88, ये आपका आंसर आ जाएगा।
बट ये बच्चों वाला तरीका हो गया ना, ऐसे नहीं करना है। बड़े हो गए हैं, दिमाग को भी थोड़ा सा बड़ा करना है और कैलकुलेशन को थोड़ा सा फास्ट करना है, ठीक है, ऐसे नहीं करना है। एक टोकरी में रखे आमों में से 20% खराब हैं। यदि इस टोकरी में खराब आमों की संख्या 35 है तो कुल आम कितने हैं, ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो 20% खराब है और खराब आमों की जो संख्या है वो 35 है। टोटल जो आम होंगे वो अपने आप में 100% होंगे। 100 में से अगर 20% खराब है, जिनकी संख्या मेरे को 35 दे रखी है, तो 100% कितना आएगा आपका, टोटल आमों की संख्या हमसे पूछिए, तो कुल आम कितने हैं ये हमसे पूछा है, सही वाले नहीं पूछे हैं, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका, ये इसका 5 गुना है तो इधर भी हम कितना कर देंगे, 5 गुना कर देंगे, ठीक है ना। तो 5 तिया 15 मतलब कि 150 और 5 25 करेंगे मतलब कि 175, ये आपका आंसर आ जाएगा। टोटल जो आमों की संख्या होगी वो कितनी होगी, 175 होगी, राइट। या तो आप यहाँ से थोड़ा सा और सॉल्व कर लें, फिर इधर से इधर कैलकुलेशन कर लें, या फिर आप यहाँ से ये देख सकते हैं कि ये इसका कितना गुना है, उतना गुना ही आपने इधर कर देना है। तो यहां से मैंने देखा कि इसका 5 गुना है, इसका 5 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 175 आ जाएगा। 5 या 15 150 और ये कितना है आपका 55 25 करेंगे, 150 25 और ऐड करेंगे तो 175 बनेगा और 175 ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आसान आसान क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, ज्यादा टफ नहीं पूछे जाएंगे, बट ये है कि टाइम से आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। वो ऐसे नहीं कि एक क्वेश्चन में आप 5 मिनट लगा दे रहे हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा, ठीक है। क्योंकि रीजनिंग में कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो टाइम टेकिंग होंगे और वो आते हैं, ऐसे थोड़ी आपको 2 घंटे का टाइम मिल जा रहा है 160 क्वेश्चन के लिए। और वो भी उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आपका हिंदी जीके है और मतलब 40 क्वेश्चन 80 क्वेश्चन तो यही हो गए, 40 रीजनिंग और मैथ दोनों मिक्स कर दिया। जैसे मैं सेट लगा रही हूँ तो मैथ वाले में रीजनिंग के क्वेश्चंस मिल रहे हैं, रीजनिंग वाले में कई मैथ के क्वेश्चंस मिल रहे हैं, तो मिक्सअप कर दिया है इन्होंने। उसमें रीजनिंग वाले पोर्शन में कई सारे क्वेश्चंस जो है आपके उसके भी मिलेंगे देखने के लिए, जीएस के या फिर मूल विधि इसके भी मिलेंगे, क्योंकि वो पता नहीं क्या सोच कर डाल देते हैं, वो मेंटल एबिलिटी जानने के लिए शायद ऐसे क्वेश्चंस डाल देते होंगे, वो मुझे नहीं पता है, बट जब सेट लगा रही तो उसमें बहुत सारी चीजें मिल रही है मेरे को। 40 के वर्ग के 40% का चौथाई भाग ज्ञात करें, ये हमसे कहा जा रहा है। देखो 40 के वर्ग के 40% का चौथाई भाग, 40 के वर्ग के 40% का चौथाई भाग, तो 40 का वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा, 40 इंटू 40, 40 का हमने स्क्वायर किया, 40 इंटू 40, 40 के वर्ग के 40% का, अब इसका हमें कितना चाहिए, 40% चाहिए, और इस 40% का चौथाई भाग चाहिए, मतलब 1/4 चाहिए, ठीक है ना। हमने कुछ नहीं किया, 00 से 00 खल्लास, इस वाले 4 से वाला 4 खल्लास, इसका मल्टीपल करेंगे तो 4 चौक 16 और 1 0 और चुपकाएंगे मतलब कि 160, ये आपका आंसर हो जाएगा। आसान था, स्क्वायर करना आपको आता होगा। मैंने आपसे कहा कि ये बैच उन्हीं के लिए है जिनका बेसिक क्लियर है। अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो सबसे पहले आपने सिलेबस कंप्लीट करना है। मेरा जो नया बैच चल रहा था मैथ ब्रह्मास्त्र करके, वो कंटिन्यू नहीं हो पा रहा है क्योंकि कई सारी चीजें हैं जो मेरे को देखनी होती है, तो यही वाला बैच अपना अभी हाल फिलहाल में कंटिन्यू रहेगा। मैं इसी के पर डे वीडियो दे पाऊंगी, तो इसे हम डेली चलाएंगे, ठीक है ना। तो सिलेबस आपने कहीं से कंप्लीट करना है। अगर मेरे से ही करना चाहते हो तो आरआरबी एनटीपीसी वाला जो मेरे बैच करा रखा है वो सफिशिएंट है आपका यूपीएसआई के लिए भी। 70 समथिंग वीडियो वहां से आप कंप्लीट कर सकते हैं चीजों को। इधर आएंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। 8 मिनट 6 सेकंड 1 घंटे का कितना प्रतिशत है, ये हमसे कहा जा रहा है। तो इस 8 मिनट को भी सेकंड में चेंज कर ले हम, तो 60 से मल्टीपल करेंगे तो 8 45 8 6 48 मतलब कि 480 सेकंड हमारी बनेंगी, और 6 सेकंड ये है तो टोटल कितना आ जाएगा हमारा 486 सेकंड जो है कितना परसेंट है किसका, 1 घंटे का। अब 1 घंटे को हम सेकंड में चेंज करेंगे तो 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं, और मिनट को फिर सेकंड में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा 60 इंटू 60 हमारे पास आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से 00 से 00 और 6 से काटेंगे, 6 8 48 और 6 × 6, फिर हम इसे 6 से ही काट देते हैं, कोई नहीं, 6 से काटेंगे तो 6 × 6, फिर यहाँ पे 2 बचेगा, 6 3 18, फिर 3 बचेगा और 6 5 30, 13.50%। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 13.50%, ठीक है ना।
ये आपका आंसर होगा। इजी सा क्वेश्चन था। एक आध क्वेश्चन, ज्यादातर मैक्सिमम क्वेश्चन इजी होंगे, बट इजी हमें कब लगती है, जब हमारा बेसिक क्लियर होता है तब चीजें हमें इजी लगती हैं। कॉन्सेप्ट जितने हैं वो हमारे क्लियर होते हैं तब। क्लियर नहीं है तो बेसिक क्वेश्चन ही हमें टफ लगेंगे। बस इतना ही है टफ और इजी क्वेश्चन का अंतर। चीजें आती हैं तो इजी है, नहीं आती हैं तो टफ है। दो संख्याओं के बीच का अंतर बड़ी संख्या का 60% है। अगर छोटी संख्या 10 है तो बड़ी संख्या ज्ञात करें, ये हमसे कहा जा रहा है। दो संख्याओं के बीच का अंतर बड़ी संख्या का 60% है और छोटी संख्या 10 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करें, ये हमसे बोला जा रहा है। ठीक है ना। तो एक तरीका तो आप ऑप्शन पे चले जाओ, एक तरीका क्या है कि आपसे बेसिक से सॉल्व करो। बेसिक से सॉल्व करें तो मैं दो संख्याएं मान लू a और b, ठीक है ना। तो दो संख्याओं के बीच का अंतर मतलब a माइनस के b इज इक्वल टू क्या है, बड़ी संख्या का 60%। 60% का अगर मैं फ्रैक्शन वैल्यू करूं तो कितना आ जाता है, 3/5 आ जाता है 60% का फ्रैक्शन वैल्यू। तो मैं इसे लिख सकती हूँ कि a का कितना है, 3/5 है। अब मैं यहाँ से रेशियो अगर ले लूं कि a रेशियो a माइनस के b अगर मैं लिखूं तो a बराबर कितना आ जाएगा, 5, और a माइनस के b बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब यहाँ से भी काम नहीं चलेगा, रेशियो लेके भी काम नहीं चलेगा। ऐसे ऐसे ही मैं इसे सॉल्व ही कर लेती हूँ, वैल्यू निकाल ही लेती हूँ। यहाँ से इसको लेके आऊंगी तो 5a माइनस का 5b इज इक्वल टू 3a आ जाएगा हमारे पास। ठीक है ना। 5b को धर ले जाऊं, 3a को धर ले आऊं तो 2a इज इक्वल टू 5b। तो a अपॉन b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5/2 आ जाएगा। ठीक है ना। 3a इधर आएगा तो 2a बचेगा हमारे पास केवल। अब इस 2 की वैल्यू, अगर छोटी संख्या 10 है मतलब 2 की वैल्यू हमारे पास 10 है, तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 आ जाएगी, और ये आपका आंसर होगा। यही हमसे पूछा है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करें, ये हमसे पूछा है। 25 ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अब आप ऑप्शन से जाना चाहते थे तो ऑप्शन से भी जा सकते थे। माना कि 25 है तो दो संख्याओं के बीच का अंतर बड़ी संख्या का 60% है, छोटी संख्या में दे रखी थी। तो 25 माइनस का 10 करोगे कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 15। और बड़ी संख्या का 60% है, ऐसा आपसे कहा गया है, तो इसका 60% अगर हम निकालें 15 आ जाए तो हमारी बात बन जाएगी। तो यहाँ से 25 चौका 4 से इसको काटोगे 15 बार ही जाएगा, मतलब 15 आ गए। इसका मतलब ऑप्शन सी आपका राइट आंसर था। तो आप ऑप्शन से भी जा सकते थे, बट ऑप्शन से चेक करते थोड़ा टाइम लग जाता, तो बेसिक से जाएंगे। ओके, जहां ऑप्शन से ही जाना होगा और कोई चारा नहीं होगा, वहां हम ऑप्शन से जाएंगे। जहां हम बेसिक से जल्दी कर सकते हैं वहां हम बेसिक से करेंगे। ठीक है, चलिए। ऐसे क्वेश्चंस के लिए कोई ट्रिक नहीं होती है, ट्रिक पे नहीं जाना है, पढ़ के समझना होता है और फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। किसी प्रवेश परीक्षाओं में अर्हता प्राप्त करने के लिए अधिकतम 600 में से 522 अंकों की आवश्यकता होती है। प्रतिशत में कट ऑफ क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो 600 में से कितना मिला है, 522 की आवश्यकता होती है, तो कट ऑफ मार्क्स परसेंटेज में क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। तो ये जो 522 है, 600 का कितना परसेंट है, ये हमारा कट ऑफ मार्क्स होगा, है ना। तो यहाँ से हम इसको कैलकुलेट करें अगर कि कितना परसेंट आएगा, तो 00 से 00 और 6 से इसको काटेंगे तो कितने बार चला जाएगा, 6 8 48, उसके बाद कितना बचेगा 4, 6 7 42, 87% आ जाएगा, और ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर परसेंटेज में मार्क्स लाने हैं तो 87% लाना होगा, वो आपका क्या है, फाइनल कट ऑफ बनेगा। ठीक है, चलिए। ऋषि ने किसी परीक्षा में कुल 75 अंकों में 66 अंक प्राप्त किए। ऋषि द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत क्या है। देखो इतना लल्लू सवाल भी पूछे जाएंगे। 75 में से 66 प्राप्त करा है, तो सिर्फ 66 प्राप्त करा है, ये 75 का कितना परसेंट है, बस इतनी सी बात हमसे पूछी गई है। 25 से काटेंगे, 25 तिया और 25 चौका, 3 से काटेंगे 3 दूनी और 3 दूनी और 22 चौका 88%, ये आपका आंसर आ जाएगा। कितना प्राप्त करना होगा, 88। ऋषि द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत 88 है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। यदि एक संख्या का 50% किसी अन्य संख्या का 1/3 है, एक संख्या का 50% किसी अन्य संख्या का 1/3 है और इन दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, 7 है, तो इन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करें, ये हमसे कहा जा रहा है। अब मैं यहां से लूं कि एक संख्या का 50% बराबर 1/2 होता है, तो मैं मान लूं कि a का 1/2, ठीक है ना।
किसी अन्य संख्या का 1/3 है, मतलब b का 1/3 है, यहां से ऐसे ले सकती हूँ। यहां से मैं a/b लूं तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 2/3 आ जाएगा। ठीक है ना। अब जब ऊपर 1 है, डिनोमिनेटर में 2 है या 3 है, तो वही रेशियो में आ जाएगा सेम सेम। संख्या मेरे पास कितनी आ गई, a/b बराबर 2/3, ये रेशियो में चल रहा है। इन दोनों संख्याओं का अंतर 7 मेरे को दे रखा है। अंतर अगर मैं देखूं तो 1 का है, 1 की वैल्यू अगर 7 है तो 3 की कितनी आ जाएगी, 7 या 21, और 2 की कितनी आ जाएगी, 7 दूनी 14। तो इन दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। तो गुणनफल कितना आ जाएगा, 14 इंटू का 21, कितना आ जाएगा आपका, 14 एकम 14, मतलब 294, ये आपका आंसर होगा। 294 ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोनों संख्याओं का गुणनफल a इंटू वी अगर हम करेंगे, अगर हमसे a पूछा जाता तो 14, b पूछा जाता तो 21, ऐड कर देते दोनों। अगर हमसे प्लस पूछा जाता तो ऐड कर देते, मल्टीपल पूछा गया है तो मल्टीपल लगाएंगे, जो भी हमसे पूछा जाएगा वो निकालेंगे। ये एक संख्या के 60% को 120 में जोड़ा जाता है। एक संख्या है जिसका 60% 120 में जोड़ा जाता है, तो परिणाम वही संख्या आती है। तो वह संख्या कौन सी है, हमसे कहा जा रहा है। तो एक संख्या x मान ली, उसका 60% 120 में जोड़ा जाता है, तो परिणाम वही संख्या आती है। तो संख्या क्या आ जाएगी हमारे पास में, x का मान लेते हैं 60%, इसका हम 60% बराबर क्या होता है, 3/5 होता है। तो x का 3/5 प्लस का 120 इक्वल टू क्या आ जाता है हमारे पास, x ही आ जाता है। ये हमसे कहा जा रहा है। तो इसको हम इधर ले जाएं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 5x माइनस के 3x करेंगे तो मेरे पास 2x अपॉन में 5 इक्वल टू 120 आ जाएगा। ठीक है ना। 2 से इसको काटो तो 60 बार जाएगा, और x बराबर कितना आ जाएगा, 6×5 = 30, इट मीन्स 300 आपका आंसर हो जाएगा। जो आपसे पूछी है कि संख्या क्या है, तो संख्या कितनी होगी, 300 होगी। ऑप्शंस में नहीं जाना है, ऐसे क्वेश्चंस में ऐसे सॉल्व करना है। हाँ, कैलकुलेशन थोड़ी दिमाग में कर सकते हैं, इतनी सी बात। ठीक है ना। कैलकुलेशन किस में कर सकते हैं, दिमाग में। अब इसकी जो वैल्यू है ये क्या है हमारे पास में, 3/5 है। डिफरेंस यहीं से ले सकते हैं, 2/5 आ जाएगा। 2/5 बराबर 120 है। ये चीज कब आएगी, 2/5 आ जाएगा, डिफरेंस तुम्हारे पास 2 ही आ रहा है, 5 कैसे चुपका दिया हमने, ये दिमाग में आता होगा ना। तो डिनोमिनेटर जो संख्या है ना वो रहती है हमारी, जब फ्रैक्शन में चीजें लेते हैं तो। ओके, तो 2 से ये काटेंगे कितने बार चला जाएगा, 60 बार, मल्टीपल करेंगे इधर कितना आ जाएगा, 300। ये दिमाग में कर सकते हैं आप तब जब आपका बेसिक क्लियर होगा। तब बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर है तो ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चंस है। 2 या 3 क्वेश्चंस आपको थोड़ा सा अच्छे लेवल के मिलेंगे, लेकिन मैंने कहा कि इजी और टफ कोई कुछ चीजें होती नहीं है। अगर हमें चीजें आती है तो इजी है, नहीं आती है तो टफ है। तो आना बहुत जरूरी है चीजों का। और वो कब आएंगे, मल्टीपल प्रैक्टिस करेंगे आप और सिलेबस आपका कंप्लीट होगा, या फिर बेसिक चीजें आपकी क्लियर होंगी तब। कर्नाटक का सिल्क उत्पादन केरला के सिल्क उत्पादन से 100% अधिक है। कर्नाटक का जो सिल्क उत्पादन है वो केरला के सिल्क उत्पादन से 100% अधिक है। केरल के आधे सिल्क उत्पादन को कर्नाटका के सिल्क उत्पादन के प्रतिशत के रूप में दर्शाइए, ये हमसे कहा जा रहा है। ठीक है ना। तो यहां मैंने लिखा क्या, कर्नाटका, और यहां मैंने लिखा केरला। ओके, अब केरला के सिल्क उत्पादन से 100% अधिक है कर्नाटक का, तो मैं यहाँ इसको 100 मान लूं तो यहाँ 200 होगा। ठीक है ना, 100% अधिक है मतलब इसका डबल है। केरल के आधे सिल्क, इसका मैं आधा करूं तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। ठीक है ना। कर्नाटक के सिल्क उत्पादन के प्रतिशत के रूप में दर्शाइए, इसका ये कितना परसेंट है, यही हमसे पूछा है। तो 50 जो है वो 200 का कितना परसेंट है, ये हमसे पूछा है। तो ये कितना आ जाएगा, 00 से 00 2 से काटेंगे तो 25% आ जाएगा, और ये 25% क्या होगा, आपका आंसर होगा। राइट। अभी देखो ऐसे क्वेश्चंस पढ़ के नहीं समझ पा रहे हैं ये, तब इसका मतलब ये होगा कि आपकी तैयारी बहुत वीक है। अभी आपको तैयारी बहुत अच्छे लेवल पे लेके जानी है। और बेसिक अगर क्लियर है तो मैंने कहा कि आपको कहीं से कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मैं इस बैच में इतना सफिशिएंट करा के दूंगी कि आपका पूरा 100% क्वेश्चन इस बैच से फंसेगा। इस बैच को नोट डाउन, मैं जो बोल रही हूँ लिख लेना आप, कहीं भी जब एग्जाम दे के आओ तो देख लेना। ठीक है ना। ये जो आपका अभी तो मैं एसआई वाली चीजें करा रही हूँ, मिक्स वाली जो चैप्टर वाइज चीजें चल रही है इसमें आपका सब चल रहा है। यूपी स्टेट्स में जितने भी एग्जाम होते हैं सभी एग्जाम से क्वेश्चन चल रहे हैं मिक्स, लेकिन जो मिक्स प्रैक्टिस चल रही है उसमें केवल यूपीएसआई के चल रहे हैं। यूपीएसआई 2021 के क्वेश्चन करा रही हूँ मैं मिक्स प्रैक्टिस वाले बैच में। ठीक है। तो मिक्स प्रैक्टिस
से हमारा यूपीएसआई का कंप्लीट करने के बाद यूपीएएसआई का करेंगे। उसके बाद जितने भी कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, लेखपाल वगैरह के एग्जाम हुए वो कंप्लीट करेंगे। और साथ में मैं 2025 में जितने भी एग्जाम्स हुए हैं वो भी कवर कराऊंगी, क्योंकि उसमें नए क्वेश्चंस जो पूछे गए होंगे ना वो मेरे को कराने हैं, क्योंकि नए क्वेश्चंस एग्जामिनर डालते हैं, बनाते हैं, क्योंकि वो पुरानी चीजें बार बार नहीं पूछेंगे, तो वो नई चीजें हमें आना बहुत जरूरी है। तो ये बैच जब अपनी यूपीएससी वाली चीजें कवर हो जाएंगी, उसके बाद 2025 में जो भी एग्जाम हुए वो भी क्वेश्चंस कराऊंगी मैं, ठीक है ना, इसी बैच में। इसलिए मैंने इसके लिए 75 क्लासेस रखी हैं, उसमें मेरे को कंप्लीट कराना है सारा का सारा। एक जिले में कुल नागरिकों के 10% को अपराध की सजा मिलती है, ये अच्छा क्वेश्चन है। एक जिले में कुल नागरिकों के 10% को अपराध की सजा मिलती है, परंतु कुल आबादी में से 20% अपराध करने वाले बच जाते हैं। समझ रहे हो? कुल अपराधियों में से 20% अपराध करने के बाद भी बच जाते हैं। नागरिकों की कुल संख्या के कितने प्रतिशत अपराधी हैं, ये हमसे कहा जा रहा है। तो नागरिकों की कुल संख्या हमें माननी पड़ेगी कुछ। मैं मान लेती हूँ कि नागरिकों की कुल संख्या क्या है, 100 है। परसेंट में चीजें दे रही है तो परसेंटेज में 100 मान लेते हैं, ठीक है ना। तो मैंने कहा कि कुल जो आबादी है वो 100 हमने मान ली। अब 10% को अपराध की सजा मिलती है, कुल नागरिकों के 10% को। तो इसका अगर मैं 10% लूं तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है ना। परंतु कुल अपराधियों में से अब कुल अपराधी क्या मान सकते हैं हम, एक्स मान सकते हैं। कुल जो अपराधी उनको एक्स मान सकते हैं, में से 20% अपराध करने के बाद भी बच जाते हैं। अब 20% अपराध करने के बाद बच जाते हैं, सजा किसको मिलती है, केवल 80% को मिलती है। 20% अगर अपराध करने के बाद बच जाएंगे तो सजा मिलेगी केवल 80% को। तो मैं कह सकती हूँ कि x का 80% इक्वल टू कितना है, 10, क्योंकि 10% को ही अपराध की सजा मिलती है। 100 का 10% 10 है, तो इसका मैं 10 लिख सकती हूँ यहाँ से, ठीक है ना। तो x बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से, x बराबर आ जाएगा यहाँ से 20 चौका और 20 पंजे और 50/4 करूंगे तो 12.5 आ जाएगा, ठीक है। अब ये मेरे से परसेंटेज में पूछा है, नागरिकों की कुल संख्या के कितने प्रतिशत अपराधी है। तो नागरिक हमने टोटल कितने माने हैं, 100, और यहाँ पे कितना आया है मेरे पास, 12.5 आया है। तो 100 पे ही कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो यही परसेंटेज में चीजें कन्वर्ट हो जाएंगी। इसे हम 12.5% लिख सकते हैं, ठीक है ना। नागरिकों की कुल संख्या का 12.5% लोग क्या है, अपराधी हैं। और ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से रिपीट करूं, अच्छा क्वेश्चन था, मैंने आपसे कहा एक जिले में कुल नागरिकों के 10% अपराध की सजा मिलती है। कुल नागरिकों के 10% लोग जो अपराध करते हैं उनको 10% को सजा मिलती है, ठीक है ना। 10% को अपराध की सजा मिली है, मिलती नहीं, मिली है, ठीक है ना। तो मैंने कुल कितना मान लिया, कुल जो नागरिक है 100 मान लिए। अब 100 में से 10% को सजा मिली है, मतलब 10 को सजा मिली है। और जिनको सजा मिली है वो जो अपराध करने वाले हैं वो 80% है जिनको सजा मिली है, क्योंकि 20% तो बच जाते हैं, देखो। परंतु कुल अपराधियों में से 20% अपराध करने के बाद भी बच जाते हैं, तो सजा किसको मिलती है, केवल 80% को। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि टोटल जो अपराधी हैं उनका 80% इक्वल टू 10 है। तो 80% अगर 10 है तो 100% बराबर 12.5 आ जाएगा। और हम 100 पे ही कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो यह परसेंटेज चेंज हो जाएगा, तो 12.5% आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, एक संख्या के 70% और दूसरी संख्या के 30% का योग 360 है। एक संख्या के 70% और दूसरी संख्या के 30% का योग 360 है। यदि इन दो संख्याओं के योग का 20% 160 है, तो दूसरी संख्या का 2/5वां हिस्सा क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो, इसको हम बेसिक से ही सॉल्व करेंगे, कोई ट्रिक वगैरह नहीं लगेगी इसमें। तो मैं यहां से कह सकती हूँ ये दो संख्याओं का योग, मतलब कि a + b का 20% अगर हमारे पास कितना है, 160 है, तो 100% कितना आ जाएगा, 800 आ जाएगा, ठीक है ना। 20 ये कितना गुना है इसका, ये है इसका 8 गुना, तो 100% इक्वल टू 8 × 100 मतलब कि 800। तो a + b बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, 800 आ जाएगा। समझ में आ रहा है, या मैं लिखूं, मैं लिख देती हूँ, ठीक है ना, मैंने लिख देती हूँ इधर। मैंने कहा कि a + b का 20% इक्वल टू 160 है, तो a + b 100% इक्वल टू कितना आ जाएगा, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, ठीक है ना। तो 100% इक्वल टू कितना आ जाएगा,
ये इसका कितना गुना है, 8 गुना है, तो इधर भी हम कितना करेंगे, 8 गुना करेंगे और ये 800 आ जाएगा। ठीक है, तो मैं कह सकती हूँ कि a प्लस बी कितना होगा, 800 होगा। तो मैं डायरेक्ट लिखू यहाँ पर इसको हटा करके, क्योंकि ये जो चीजें है ना दिमाग में कैलकुलेट करने वाली है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखूंगी कि दो संख्याओं का जो योग है वो कितना है हमारे पास में, 800 है। मैं यहाँ से ये भी लिख सकती हूँ कि a प्लस बी इज इक्वल टू कितना है हमारे पास, 800। ठीक है, एक संख्या के 70% और दूसरी संख्या के 30% का योग 360 है। इधर मैं आ जाती हूँ कि a प्लस बी इज इक्वल टू, अगर मैं 800 लिखूं और या इधर इसको सॉल्व करके इधर लिख लेती हूँ पहले, ठीक है ना। a का 70% प्लस b का 30% इज इक्वल टू कितना है हमारे पास, 360 है। ठीक है, यहां से 0 से 0, 0 से 0, 10 एलसीएम लेके इधर चला जाएगा, तो यहां से मैं 7a प्लस का 3b इज इक्वल टू 3600 लिख सकती हूँ। ठीक है, 3600 लिख सकती हूँ। और a प्लस बी बराबर मेरे पास कितना दे रखा है, 800 दे रखा है। इधर मेरे से पूछा है दूसरी संख्या का, तो दूसरी संख्या मेरे को b चाहिए। ठीक है ना, मेरे को b निकालना है, a को हटाना है, तो मैं 7 से मल्टीपल कर लूं, 7 से इधर कर लेती हूँ पूरी इक्वेशन में और 7 से ही इधर कर लेती हूँ। ठीक है, तो इसमें से माइनस करेंगे, इसमें से इसे माइनस करते हैं, इसमें से माइनस करेंगे तो 7a से 7a जाएगा और 7b में से 3b जाएगा, तो मेरे पास 4b बचेगा। 4b इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा, 8 7 56, मतलब 5600, इसमें से माइनस करेंगे तो 2000, मतलब कि 2000 आ जाएगा। अब 4b बराबर 2000 है, तो b बराबर कितना आ जाएगा, 4 पन्ना 20, मतलब कि 500 आ जाएगा। अब मेरे से कितना पूछा है, 2 5वां हिस्सा, इसका 2/5 मेरे से पूछा है, तो इधर भी हम कितना कर देंगे, 2/5 कर देंगे, तो ये आपका 200 आ जाएगा। ठीक है ना, तो 200 क्या होगा, आपका आंसर होगा 200, मतलब कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से सॉल्व करूं, थोड़ा शॉर्ट में भी जा सकते हैं इसको, ये जरूरी नहीं है कि आप ऐसे ही सॉल्व करोगे, थोड़ा शॉर्ट में भी आप जा सकते हो, ऑप्शन से भी जा सकते हो। अगर आपको ये लगता है कि ये ज्यादा बड़ा हो रहा है, देखो ऑप्शन आप कहाँ से चेक करोगे, ए से चेक करोगे, चेक करते करते डी तक आते आते आपका बहुत सारा टाइम चला जाएगा। बहुत कम होता है कि नीचे से आप ऑप्शन लेते हो, ऊपर से ही लेते हो मैक्सिमम, तो इसलिए बेसिक से ही सॉल्व कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी ही तो क्वेश्चन है, 1 2 3 4, वैसे 4 लाइन का ही क्वेश्चन है, इसे हम लिखे तो भी काम चल जाएगा, नहीं लिखे तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि यहाँ से हमें चीजें पता चल रही है। ओके, चलिए, एक संख्या का 50% दूसरी संख्या के 40% से एक अधिक है, अगर मूल संख्याओं के बीच का अंतर 10 है तो दोनों संख्याओं के योग का मान क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। सेम क्वेश्चन है जो हम करते आ रहे हैं, ऐसे क्वेश्चंस में कोई ट्रिक नहीं लगा सकते हैं, बेसिक से ही हमें करने पड़ते हैं। तो एक संख्या का 50% दूसरी संख्या के 40% से एक अधिक है। ठीक है ना, तो मैं ए और बी संख्या मान लू, तो ए का 50% बोले तो 1/2 माइनस बी का 40% बोले तो 2/5 इक्वल टू कितना हमारे पास 1 है। ठीक है, और दोनों संख्याएं हैं उनका जो अंतर है वो कितना है, 10 है, ऐसा आपसे कहा जा रहा है। ए माइनस बी इक्वल टू 10 है। यहाँ से मैं एलसीएम ले लूं तो 5 दूनी 10 आएगा, 10 इधर चला जाएगा और मेरे पास कितना आ जाएगा, 5a माइनस का 4b इज इक्वल टू 10। तो 10 ना लिख करके दोनों संख्याओं का a माइनस के b इज इक्वल टू मेरे को 10 दे रखा है, तो यहाँ पे 10 आ रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, a माइनस के b लिख सकती हूँ डायरेक्ट। ठीक है ना, 5 दूनी 10 इधर चला जाएगा, 10 की वैल्यू में क्या लिख सकती हूँ, a माइनस के b लिख सकती हूँ। यहाँ से a को इधर ले आऊं तो मैं 4a आ जाएगा, और 4b को इधर ले जाऊं तो मैं 3b आ जाएगा, और यहाँ से a/b बराबर कितना आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा। ठीक है ना, 3/4, दोनों का डिफरेंस लू तो 1 आ जाएगा, और 1 की वैल्यू मुझे क्या दे रखी है, वहां पे 10 दे रखी है, अंतर 10 दे रखा है, और सब मेरे से पूछा है कि संख्याओं का योग क्या होगा, तो योग कितना आ जाएगा, योग आ जाएगा दोनों का a + b 7, और 7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 70 आ जाएगी। अगर 1 की वैल्यू 10 है तो 7 की वैल्यू 70 हो जाएगी, और 70 ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बेसिक से करने में भी बहुत ज्यादा नहीं करना है आपने, सिर्फ 4 लाइन का क्वेश्चन है, 4 लाइन में आप सॉल्व कर सकते हैं, इतना तो लिख ही सकते हैं ना। चलिए, अगर बाई x से 20% अधिक है तो x बाई से कितना फीसदी कम है, ये हमसे कहा जा रहा है। ऐसे ललवश टाइप के क्वेश्चन है ना, पहले के टाइम पे बहुत आते थे, अभी कभी कभी पूछ लेते हैं, कभी कभी एग्जाम में रहना मेहरबान हो जाता है।
या फिर वो पी के बैठ जाता होगा जो ऐसे क्वेश्चन से डाल देता है सच में। तो ये हमसे कहा जा रहा है कि y जो है वो x से 20% अधिक है। तो एक तो तरीका होता है आपका ट्रिक की तरह कि 20% अधिक है तो 20/100 प्लस 20 अधिक है तो 120 आ जाएगा और इंटू का 100 करेंगे, ठीक है ना। ये कितना आ जाएगा 20 छिक्के और 1/6 बराबर होता है 16 सही 2/3%, और इसको हम लिख सकते हैं 16.67%, ठीक है। देखो 6 चलेगा तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, ओके। लिख लो ये 1/3 इक्वल टू 33 सही 1/3% होता है, या 33 सही 1/3% बराबर 1/3 होता है, ठीक है ना। या फिर इसको इस वाले को लिख सकते हैं 16 सही 2/3% इक्वल टू 1/6 होता है, ऐसे भी लिख सकते हैं। 12.5% इक्वल टू 1/8 होता है, और जितना मल्टीपल करते चलेंगे फिर इधर उतना ही इधर भी मल्टीपल करते चलेंगे, ठीक है। हटा दो इसको। अब देखो बेसिक से भी करूंगी क्वेश्चंस को, ये तो आपके दिमाग से हवा हवा हुआ होगा या फिर ट्रिक की तरह आपने रट लिया होगा, रटना नहीं है। मैंने कहा कॉन्सेप्ट हमें आने चाहिए। तो मैंने यहाँ पे लिखा x और मैंने यहाँ पे लिखा y। अगर y x से 20% अधिक है तो x को मैंने कितना मान लिया 100, और y 20% अधिक है मतलब 120 होगा ये। तो x जो है y से कितना परसेंट कम है, तो ये अब इससे कितना कम है, ये कम है 20। किससे, y से। तो y कितना है 120। इस पर कैलकुलेशन करनी है बस, आ गया ये। अब देखो ये है कॉन्सेप्ट। अगर ये कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया ना तो ये कुछ भी बोल दे तोड़ मरोड़ के क्वेश्चन हिसाब से सॉल्व होगा। तो 1/6 इक्वल टू 16.67%, ये क्या होगा आपका आंसर। नेक्स्ट ले ले। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मिक्स प्रैक्टिस शुरू होगी। यहाँ से हमारी 20 क्वेश्चन मैंने आपको चैप्टर वाइज कराए हैं, और मैं बहुत इजी क्वेश्चन सब नहीं लूंगी, ठीक है ना। जो मेरे को लगेगा हाँ क्वेश्चन को सॉल्व कराना चाहिए वही लूंगी। इजी क्वेश्चन करके टाइम खराब नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो हमें करनी है चैप्टर वाइज में भी। अगर चैप्टर वाइज जल्दी खत्म हो जाएगा तो फिर अदर एग्जाम्स के क्वेश्चन हम इंक्लूड कर लेंगे इसमें, है ना। तो मिक्स प्रैक्टिस में पहला क्वेश्चन है, दो अंकों की संख्या के अंक 3:4 के अनुपात में है, ठीक है। 2 अंकों की कोई संख्या है जिसके अंक 3:4 के अनुपात में है, और अंकों को आपस में बदलने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 अधिक है, संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो संख्या क्या है, अंक क्या है 3:4 के अनुपात में है, तो संख्या में बनाओ कितनी बनेगी 34। अंक पलट दो तो 4:3 हो जाएगा, संख्या कितनी बनेगी 43। अंतर अगर मैं करूं तो कितना आ जाएगा 6, और 3 कितना होगा 9। 9 की वैल्यू क्या दे रखी है मेरे को 18, ओके। 9 की वैल्यू 18 है, तो संख्या हमसे पूछिए संख्या क्या है हमारे पास 34। तो 34 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये इसका 2 गुना है, तो इधर भी कितना कर देंगे हम 2 गुना कर देंगे, तो 68 ये हमारे पास संख्या प्राप्त होगी, और ये आपका आंसर होगा। आई होप कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। टफ नहीं लगना चाहिए, इसे 10a और प्लस b में नहीं लिखना है, ठीक है। जैसे आप संख्या मान लेते हैं कि अगर मुझे संख्या माननी है तो वो 10x प्लस का y या फिर 10a प्लस b में आप संख्या मानते हैं। इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। चीजों को हमें इजी बनाना है, टफ नहीं बनाना है, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है कि आप उसके लिए पूरा पेज भरते रहे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, पी क्यू और आर का औसत भार 51 किलोग्राम है। 3 व्यक्ति हैं पी क्यू आर, उनका औसत भार 51 किलोग्राम है। पी और क्यू का औसत भार 45 किलोग्राम है। क्यू और आर का औसत भार 46 किलोग्राम है। क्यू का भार हमसे केवल पूछा है, तो मैं यहाँ पे लिखूं कि पी क्यू आर का औसत भार अगर 51 केजी है तो सम कितना आ जाएगा 3 से मल्टीपल करेंगे, मतलब कि 153 केजी आ जाएगा, ठीक है ना। और केवल मैं पी क्यू का निकालू तो पी क्यू का औसत भार 45 केजी है, तो 45 केजी है, 2 व्यक्ति हैं 2 से मल्टीपल करेंगे तो 90 केजी आ जाएगा। और केवल मैं क्यू और आर का निकालू तो 2 व्यक्ति हैं और 46 केजी औसत है, 2 से मल्टीपल करूंगी तो 92 केजी आ जाएगा। मेरे से किसका पूछा है, क्यू का पूछा है, तो यहाँ से मैं आर का पता कर लूं। आर कितना आ जाएगा, इसमें से माइनस करेंगे तो 10 और 53 कितना आ जाएगा 63 केजी आ जाएगा। अब यहाँ से मैं आर को माइनस कर दूं 63 केजी, तो मेरे पास क्यू कितना आ जाएगा 29 केजी आ जाएगा। ये क्या होगा आपका क्यू होगा, क्यू का भार कितना होगा 29 केजी, और ये आपका आंसर।
29 kg ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बेसिक क्वेश्चन से ट्रिक पे नहीं जाएंगे, बेसिक से करेंगे। हाँ, इसे शॉर्ट में कर सकते हैं आप, इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप यहाँ पर ही कर सकते हैं कि 3 व्यक्ति हैं तो टोटल भार कितना आ जाएगा 153 kg। 2 व्यक्ति हैं टोटल भार कितना आ जाएगा 90 kg। और 2 व्यक्ति हैं टोटल भार कितना आ जाएगा 92 kg। यहाँ से मैं आर को निकाल सकती हूँ कि यहाँ से मैं किसको निकाल सकती हूँ, आर को। हाँ, यहाँ से इन दोनों से मैं आर को निकाल सकती हूँ। आर कितना आ जाएगा मेरे पास में 63 kg, और आर अगर 63 kg है यहाँ पे रख दूंगी तो यहाँ से मैं क्यू को निकाल सकती हूँ 29 kg, और ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है ना। 20, ये 92 लिखना है, मैंने 90 लिख दिया है, ये 92 है। इसको 92 में से 63 जाएगा तो क्यू हमारा 29 kg का आ जाएगा। ऐसे आप जैसे शॉर्ट में कर सकते हैं, बाकी स्टेप बाय स्टेप लिख के आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, और शॉर्ट में नहीं जानना है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। जहाँ और शॉर्ट की आवश्यकता होगी मैं वहां आपको वो भी कराऊंगी। दिमाग को ज्यादा घुमाना नहीं है, चीजों को सीखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। साधारण ब्याज पर निवेशित धन किसी एक राशि 15 वर्षों में अपने आप की 3 गुना हो जाती है। साधारण ब्याज पर निवेशित धन, पेन आ जाओ भाई इधर। धन की एक राशि 15 वर्षों में अपने आप की 3 गुना हो जाती है। ज्ञात कीजिए समान दर पर यह राशि अपने का 13 गुना कितने वर्षों में हो जाएगी। ओके, तो मैंने कहा कि कोई राशि है 100 मान लेते हैं। ठीक है ना, कितनी मान लेते हैं 100 मान लेते हैं। ये जो 100 रुपए है ये 15 वर्षों में अपने आप का 3 गुना हो जाते हैं। 3 गुना मतलब कि 300 हो जाते हैं। ठीक है ना, तो ब्याज कितनी मिलती होगी 200 रुपए ब्याज मिलती होगी। ठीक है, ब्याज में इधर लिख देती हूँ, कितनी मिलती होगी 200 रुपए मिलती होगी। अब ये कितने वर्षों में 13 गुना हो जाएगी हमसे कहा जा रहा है। 13 गुना होने के लिए 1300 रुपए होगी, 100 से 1300 होगी। ब्याज कितनी मिलेगी यहाँ पे 1200 रुपए मिलेगी। तो सेम प्रिंसिपल सेम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम है, टाइम हमसे पूछा है तो जितना गुना ये हमारी ब्याज हो जाएगी उतना गुना टाइम। तो ब्याज 6 गुना है तो टाइम भी कितना गुना 6 गुना, 15 छिक्के 90, मतलब कि 90 वर्ष लगेंगे इसको 100 से 1300 होने में। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगर 100 से 300 होने में इसको 15 वर्ष लगते हैं तो 100 से 1300 होने में इसे 90 वर्ष का टाइम लगेगा। आप चाहें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल के बेसिक से भी इसे कर सकते हैं। बेसिक जो फॉर्मूला होता है SI इज इक्वल टू PRT बट्टे 100। ओके, P क्या है प्रिंसिपल, R क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट और T क्या है आपका टाइम। तो इस फॉर्मूले को लगा के भी आप सॉल्व करना। ये लल्लूएस्ट वाला तरीका है, मेरे पास का नहीं है। ठीक है यहाँ देखो ये एक संख्या है और गुणनफल का इकाई अंक हमसे पूछा है। इकाई अंक में क्या करना होता है, आपने सिर्फ इकाई अंक को ही मल्टीपल करते हुए चलना होता है। तो यहाँ पे अगर मैं यूनिट डिजिट देखूं तो 6 है और यहाँ भी 6 है, दोनों का मल्टीपल करूंगी तो कितना आएगा 36, और 36 में यूनिट डिजिट हमारा क्या है 6 है। अब इसका मल्टीपल इस 7 के साथ मेरे को करना है, 6 सत्ते 42 आएगा और 42 में यूनिट डिजिट हमारे पास 2 है। इस 2 का मल्टीपल 3 के साथ करना है, 3 दूनी 6 आएगा, 6 है अकेला तो यूनिट डिजिट 6 ही रहेगा हमारा। अब इस 6 का मल्टीपल मेरे को 3 के साथ करना है, 6 3 18 आएगा और 18 में यूनिट डिजिट हमारा 8 है। इस 8 का मल्टीपल 7 के साथ करना है, 8 7 56 होता है, 56 आएगा और 56 में यूनिट डिजिट हमारे पास 6 है। अब 6 का मल्टीपल 1 के साथ करना है, 1 के साथ करो तो 6 ही आएगा। तो 6 क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। ये जो पूरी संख्या आपको दे रखी है इसमें अगर हमें यूनिट डिजिट निकालने तो क्या आएगा हमारे पास 6 आएगा ओनली। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या होगा आपका राइट आंसर आ जाएगा। 3 साझेदार ए बी और सी कुल 30,000 रुपए की धनराशि का निवेश करते हैं। 3 साझेदार हैं ए बी और सी और 30,000 रुपए की धनराशि निवेश करते हैं। वर्ष के अंत में लाभ के रूप में ए को 20,400 रुपए मिलते हैं और बी को 25,500 रुपए मिलते हैं और सी को 30,600 रुपए प्राप्त होते हैं। ए और सी द्वारा संयुक्त रूप से कितनी धनराशि का निवेश किया गया है ये हमसे पूछा जा रहा है। तो मैंने कहा कि तीनों ने मिलकर के 30,000 रुपए का निवेश किया है सेम टाइम के लिए। जब सेम टाइम के लिए निवेश करते हैं तो जो भी उनको प्रॉफिट होता है जिस रेशियो में उन्होंने निवेश किया है उसी रेशियो में उन्हें बांट दिया जाता है। तो यहाँ से मैं ये निकाल सकती हूँ कि ए बी और सी का जो प्रॉफिट का रेशियो आएगा उसी में हमें धनराशि बांट देनी होगी। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैंने लिखा ए, यहाँ मैंने लिखा बी और यहाँ मैंने लिखा सी।
ए को मिला है 20,400 रुपए, बी को मिला है 25,500 रुपए और सी को मिला है 30,600 रुपए। ये जो उनको प्रॉफिट मिला है यही इनका इन्वेस्टमेंट का रेशियो भी होगा। तो यहां से अगर मैं रेशियो लूं तो 00 से 00 और 00 काट देंगे, उसके बाद 3 से संख्याएं कटेंगी तो 3 18 3 24 रेशियो, 3 24 5 15 रेशियो, 3 1 3 0 3 2 6, ये आ गया हमारे पास। ठीक है ना। अगर मैं सभी को ऐड कर दूं इसको तो ऐड करने के बाद मेरे पास कितना आ जाएगा, 8 5 13 और 2 15 के 5 कैरी लेंगे 1 आ जाएगा, 8 और 14 और 1 15 15 के 5 कैरी लेंगे 1 आ जाएगा और 1 और 1 2 मतलब कि 255। मैं यहां से कह सकती हूँ कि इस 255 की वैल्यू क्या है मेरे पास, 30,000 है। ठीक है ना। 255 की वैल्यू क्या है मेरे पास, 30,000 है। ए और सी द्वारा संयुक्त रूप से कितनी धनराशि का निवेश किया गया था और ये हमसे पूछा है। तो ए और सी को अगर मेरे को लेना है तो 102 प्लस का 68 करूंगी तो कितना आ जाएगा, 170। मेरे को चाहिए 170 की वैल्यू। ठीक है ना। कितने की चाहिए, 170 की वैल्यू मेरे को चाहिए। तो यहां से मैं इसे काट सकती हूँ। पहले तो पॉइंट पॉइंट में जाएगा क्या, पॉइंट पॉइंट में तो नहीं जाना चाहिए, मैंने कुछ गलत किया है क्या, गलत तो नहीं किया है। ए और सी द्वारा संयुक्त रूप से कितनी धनराशि का निवेश किया गया है, ला 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 ला, गलत नहीं किया है हमने। काटते हैं पहले, क्या रहती हैं चीजें देखते हैं। 5 से अगर मैं काटू इसको तो 5 25 और 5 1 5, फिर 5 से अगर मैं काटू इसको तो 5 तिया 15 और 5 चौक 20, फिर 17 दूनी 34 और 17 तिया 51। ये इसका कितना गुना है, ये है इसका 10,000 गुना। तो इधर भी कितना आ जाएगा, 10,000 गुना, मतलब कि ये आपका 20,000 रुपए आ जाएगा। ए और सी ने संयुक्त रूप से 20,000 रुपए निवेश किए हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। शुरू में मेरे को ऐसा लगा कि ये कटेगी नहीं संख्या, पॉइंट पॉइंट में तो नहीं जा रहा है, बट कट गई वो। हमने काटा इसको, पहले 5 से काटा, फिर हमने इसे 17 से काटा, 17 तिया 51 और 17 दूनी 34, फिर 3 का ये 10,000 गुना है तो 2 का भी इधर 10,000 गुना करेंगे तो 2 इंटू 10,000 करेंगे 20,000 हो जाएगा आपका। 20,000 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले। देखो, एक रेलगाड़ी 212 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, एक रेलगाड़ी 212 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्टेशन ए से स्टेशन बी के लिए चलती है। 45 मिनट के बाद दूसरी रेलगाड़ी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्टेशन बी से स्टेशन ए के लिए चलती है। ये दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 855 किलोमीटर है। तो दोनों रेलगाड़ियां स्टेशन ए से कितनी दूरी पर मिली हैं, ये हमसे कहा जा रहा है। ठीक है। तो मैं पहले स्टेशन बना लेती हूँ। ये ए बना दिया मैंने और ये बी बना दिया मैंने। इनके जो बीच की डिस्टेंस है वो है 855 किलोमीटर की। ठीक है। एक रेलगाड़ी ए से जो चलती है उसकी चाल है 212 किलोमीटर प्रति घंटा और यहां से जो चलती है उसकी चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटा और ये 45 मिनट पहले चली है। तो 45 मिनट में कितनी चलेगी, ये चलेगी 45 मिनट पहले चली है। मान लो कि यहां तक पहुंच गई 45 मिनट में, तो बाद बाकी डिस्टेंस ये वाली बचेगी। ठीक है ना, जिन्हें कवर करनी होगी। तो ये 45 मिनट में चलेगी। 212 इंटू का 45 बट्टे 60, क्योंकि ये क्या है हमारे पास मिनट है, हमें घंटे में चेंज करना पड़ेगा इसको। 15 से अगर मैं काटू तो 15 तिया 45 और 15 चौका 60, 4 से काटू तो 4 पन्ना 20 और 4 तिया 12 और ये कितना आ जाएगा 3 त्रिका 9 और 5 तिया 15, मतलब कि 159 किलोमीटर ये चल लेगी। 159 किलोमीटर इसने चल लिया है। तो शेष जो डिस्टेंस बचेगी इसमें से माइनस कर दूं तो शेष डिस्टेंस कितनी बचेगी हमारे पास में, शेष डिस्टेंस बचेगी हमारे पास 15 में से 9 जाएंगे 6 बचेगा, 14 में से 5 जाएंगे तो 9 बचेगा और 7 में से 1 जाएगा तो 6 बचेगा। 696 किलोमीटर की डिस्टेंस हमारे पास बचेगी। अब दोनों रेलगाड़ी साथ साथ चलेंगे तो टाइम कितना लगेगा, टाइम लगेगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, मतलब 212 में 20 और ऐड कर दूं तो 232। ठीक है ना, 232। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। अब दोनों रेलगाड़ी कितने टाइम पे मिलेंगी। ठीक है ना, यहां से हम टाइम निकाल सकते हैं। तो इससे मैं इसको काटू 23 तिया 69 और 2 तिया 6, मतलब कि 3 बार 3 घंटे का टाइम यहाँ पे लगेगा, 3 घंटे का। अब मुझसे कहा गया है कि दोनों रेलगाड़ियां स्टेशन ए से कितनी दूरी पर मिलेंगी। तो स्टेशन ए से हमसे पूछा गया है, तो इधर ले ले। पहला तो 45 मिनट तक ये चल रही है, कितना 159। ठीक है ना,
159 किलोमीटर ये चल रही है, प्लस का 3 घंटे में ये कितना चलेगी, 1 घंटे में 212 चलती है, तो 3 घंटे में चलेगी ये 212 इंटू का 3, इतनी चलेगी। ठीक है ना, इसका मल्टीपल करूं, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, फिर 3 दूनी 6, फिर दोनों को ऐड कर दूं तो 15 के 5, कैरी लूंगी 1, 8 और 1 9, और ये 795, 795 ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 795 किलोमीटर की डिस्टेंस पर मिलेंगी स्टेशन ए से, स्टेशन ए से 795 किलोमीटर की डिस्टेंस पर दोनों रेलगाड़ियां आपस में क्या होंगी, मिलेंगी। कितनी दूरी पर मिलेंगी ये मेरे से पूछा गया था। ठीक है, बेसिक तरीका है अपना, ऐसे कर सकते हैं हमारे इसको। ये हमको निकालना ही पड़ेगा कि स्टेशन ए से पूछा है तो एक तरफ से में चलना ही पड़ेगा। 45 मिनट तो पहले चल रही है, 45 मिनट ये हो गया आपका, बाद में जितना चलेगी टाइम, फिर उससे हम निकाल लेंगे कि भाई इतने टाइम में ये कितना चलेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले। नेक्स्ट है, पहला पद 125 है, पहला पद 125 है और सार अनुपात 2/5 है, तो गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद क्या होगा। मतलब कि हमसे पूछा है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का चौथा पद। मैंने इसमें बताया था पद जो रहते हैं ऐसे रहते हैं, पहला पद अगर ए है तो दूसरा पद a इंटू आर रहेगा, आर क्या है, कॉमन रेशियो। ठीक है, दूसरा पद a इंटू आर रहेगा, तीसरा पद a इंटू आर स्क्वायर रहेगा, चौथा पद a इंटू आर क्यू रहेगा, और पांचवा पद a इंटू आर की पावर 4 रहेगा, और ऐसे ऐसे सीरीज चलती है। तो अब देखो सारा अनुपात 2/5 ऐसे करोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। आपने क्या करना है, बेसिक तरीके से करना है। मैंने कहा कि पहला वाला जो टर्म है वो मेरे पास क्या है, a, क्या है मेरे पास 125 है। ठीक है ना, a क्या है, पहला वाला टर्म है, तो दूसरा वाला कितना आ जाएगा, सेकंड वाला आ जाएगा 125 इंटू का सार अनुपात 2/5 है, 2/5 मल्टीपल कर देंगे। ठीक है ना, कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, 5 25, मतलब कि 50 आ जाएगा। ठीक है ना, 25 दूनी 50। तीसरा वाला कितना आ जाएगा, तीसरा वाला आ जाएगा 50 का भी कितना कर देंगे हम, 2/5 कर देंगे, क्योंकि इसमें मल्टीपल कर रहे हैं, इसमें नहीं कर रहे, इसमें करेंगे तो स्क्वायर से करेंगे, लेकिन हम इसमें कर रहे हैं तो 2/5 से ही करते चलेंगे। ठीक है ना, तो ये कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। चौथा वाला निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 इंटू का 2/5। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 5 चौक 20, 4 दूनी 8 आ जाएगा, और चौथा पद ही हमसे पूछा था तो ये 8 आपका आंसर होगा। ये मैंने बेसिक से किया है, ट्रिक से करेंगे तो आप ये स्क्वायर क्यूब करके कर सकते हैं, ऐसा नहीं करना है, लेकिन पागलबंदी नहीं करना है, चीजों को इजी बनाना है, टफ नहीं बनाना है। मैं बार बार कह रही हूँ, क्वेश्चन को इजी बनाना है, ऐसा बनाना है कि आपको समझ में आए। मैं फॉर्मूला लिखवा दिया कैसे चलेगी, ऐसे करेंगे, ऐसे थोड़ी करेंगे। दिमाग नाम की कोई चीज होती है ना, उसे सोच के भी कर सकते हैं, उसे लगाना है। 2 अलार्म घड़ियों में 60 सेकंड 88 सेकंड के नियमित अंतराल पर अलार्म बजते हैं। 2 अलार्म घड़ियों में 60 सेकंड और 88 सेकंड के नियमित अंतराल पर अलार्म बजते हैं। यदि वे पहली बार शाम 6 बजे पर एक साथ बजती हैं तो अगली बार वे किस समय एक साथ बजेंगी, ये हमसे कहा जा रहा है। तो हमें निकालना पड़ेगा पहले तो इनका टाइम, कि अगर ये 60 सेकंड और 88 सेकंड पर नियमित बजती हैं तो अगली बार एक साथ कब बजेंगी। एलसीएम लेंगे सबसे पहले इन दोनों का। अगर मैं 60 को तोड़ूं तो 60 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 60 को मैं लिख सकती हूँ 4 इंटू का 15, और 88 को अगर मैं तोड़ूं तो 88 को लिख सकती हूँ 4 इंटू का 22। ठीक है ना, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा जो कॉमन मिल रहा है वो ले लो, 4 और 15 का 15 और 22 का 22। ठीक है, 15 चौका 60 और 6 दूनी 12, 120 इंटू का 11 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 1320 आ जाएगा। ठीक है, 1320 सेकंड, 1320 सेकंड के बाद ये एक साथ बजेंगी। अब पहले सुबह 6 बजे बजी है, शाम को 6 बजे। ठीक है ना, पहली बार में शाम को 6 बजे बजती है, तो 6 बजे में मैं ऐड कर दूं कितना, 1320 सेकंड, और सेकंड को मुझे क्या बनाना पड़ेगा, मिनट। तो 1320 सेकंड इज इक्वल टू मैं कर सकती हूँ 60 से डिवाइड कर दूं तो 0 से 0, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, मतलब कि मैं यहाँ पर 22 मिनट लिख सकती हूँ। किसको, 1320 सेकंड को। 1320 सेकंड इज इक्वल टू मैं 22 मिनट लिख सकती हूँ। तो टाइम में अगर मैं ऐड कर दूं 6 PM में अगर मैं ऐड कर दूं क्या, 22 मिनट, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 6:22 पर। ठीक है ना, ये आपका आंसर होगा। शाम को 6:22,
सुबह नहीं बजेंगे बाबा, शाम को ही बजेंगे, क्योंकि पहली बार वो शाम को 6 बजे बजता है। ठीक है, तो 22 मिनट के बाद 6:22 पे बजेगा, शाम को ही। सुबह पे मत चले जाना, सुबह का भी दे रखा है 6:22 का, गलत टिक करके मत आ जाना। किसी संख्या के 5/6 का मान कितना है? 655 है। किसी संख्या के 5/6 का मान 655 है, उस संख्या के 9/20 का मान क्या होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। अब मैंने कहा कि 6/5 का मान अगर 655 है तो संख्या क्या होगी? संख्या जो होगी वो आ जाएगी हमारे पास कितनी? 655 इंटू का 5/6 इक्वल टू क्या है हमारे पास? ये है, या संख्या इंटू 5/6 ही कर देती हूँ मैं यहाँ पे। संख्या इंटू का 5/6 इक्वल टू कितना है? 655 है। 5 से अगर मैं इसको काटू तो 5 एकन 5, 5 दिया 15, 5 एकन 5, 6 का मल्टीपल करूंगी तो संख्या आ जाएगी 6 एकन 6, 6 तिया 18, 6 और 1 7, मतलब कि 786 आ जाएगी। अब संख्या का 9/20 मेरे से पूछा है, तो 786 का 9/20, ठीक है, पॉइंट में तो जाएगा ही 9/20। तो 2 से अगर मैं इसको काट दूं, 2 तिया 6, 2 निम 18 और 2 तिया 6, ठीक है ना। 3 से 9 से मल्टीपल करो, 9 तिया 27, कैरी लूंगी 2 आ जाएंगे, 9 निम 81 और 2 83, कैरी लूंगी 8 आ जाएगा, 9 तिया 27 और 8 कितना होगा? 35, और पॉइंट लगाएंगे तो ये आपका 353.7, ये आपका आंसर। ऐसे लल्लू सवाल भी आपसे पूछे जाएंगे जिनमें सिर्फ कैलकुलेशन दे रखी होगी, वो आपने करनी पड़ेगी। कैलकुलेशन तो करनी ही पड़ेगी, उसका कोई तोड़ नहीं है। 257 की पावर 45 इंटू 248 की पावर 73 में इकाई का अंक क्या है? अब देखो, पावर अगर दे रखी है और उसमें हमें यूनिट डिजिट निकालना है, तो हम केवल यूनिट डिजिट पे जाएंगे और पावर को 4 से मल्टीपल करके जो भी रिमेनिंग बचेगा वो पावर लगाएंगे। ठीक है, 4 से मल्टीपल करोगे तो रिमेनिंग 1 बचेगा, और 7 की पावर 1 लगाओगे तो 7 ही रहेगा। इंटू का 8 की पावर 4 से मल्टीपल करोगे तो 72 कट जाएगा, 1 आएगा रिमाइंडर जो बचेगा हमारे पास में, वो इसकी पावर लगानी है 8 की, तो 8 की पावर 1 लगाएंगे, 8 ही रहेगा, तो यहाँ पे 8। अब 8 7 56 होता है, 56 में यूनिट डिजिट में निकालना है तो केवल 6 होगा, और ये 6 क्या होगा आपका आंसर, क्योंकि हमें क्या चाहिए? केवल इकाई का अंक, इट मीन्स हमें केवल यूनिट डिजिट चाहिए। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा। ये मैंने सारी चीजें, इसका बेसिक मैंने बहुत अच्छे से एनटीपीसी वाले बैच में करा रखा है। वो बैच आपके लिए सफिशिएंट है, मैं बार बार बोल रही हूँ। सिलेबस आपको बहुत जल्दी करना है तो आप वहां से कर सकते हैं। नया जो बैच चल रहा था वो नहीं चल पाएगा, बिकॉज यही एक ही क्लास में ले पाऊंगी। अगर उस पर जाऊंगी तो मैं इस पर भटक जाऊंगी, तो मैं इससे नहीं भटकना चाहती हूँ, क्योंकि ये आपकी डिमांड है, तो इसी को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, बाकी मेरे पास काम भी है तो 2 बैच नहीं चला सकते हैं, एक ही बैच चल सकता है। इधर आएंगे, सेक्टर एस से पुरुषों की संख्या ज्ञात कीजिए, हमसे कहा जा रहा है। सेक्टर एस हमारे पास ये है, और पुरुष और महिलाओं का रेशियो ये हमको दे रखा है। ठीक है ना, सेक्टर एस पे जाएंगे तो ये है, और यहाँ पर 800 दे रखा है। रेशियो है 3 5 का, दोनों को मिला दूं तो 8। 8 की वैल्यू अगर मेरे पास 800 है तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 300। तो सेक्टर एस में पुरुषों की संख्या कितनी होगी? 300 होगी। ओके, इजी था ये तो, बिल्कुल कोई कैलकुलेशन भी नहीं करनी पड़ी, लल्लू एट था एकदम, बस थोड़ा सा आपने सोचना था। पुरुष और महिला कर्मचारियों की संख्या का अनुपात ये मेरे को दे रखा है। क्वेश्चन है, सेक्टर क्यू से पुरुषों तथा सेक्टर पी से महिलाओं की कुल संख्या ज्ञात करें। सेक्टर क्यू से पुरुषों की संख्या और सेक्टर पी से महिलाओं की कुल संख्या ज्ञात करें, दोनों को ऐड करना है। ठीक है ना, तो सेक्टर क्यू में जाएंगे हम। सेक्टर क्यू में 8 7 15 है टोटल, मिला दे तो, और क्यू में इधर देखें हम तो कितना हमारे पास? 750 है, मतलब 15 चौका 60 पन्ना 75, इसका 50 गुना आ जाएगा। ठीक है ना, 50 गुना आ जाएगा, तो 50 से मल्टीपल करेंगे तो 8 5 40, मतलब यहाँ 400 पुरुष आ जाएंगे। ठीक है, तो सेक्टर क्यू में पुरुषों की संख्या कितनी आ जाएगी? 400। ये कितना आ गया हमारे पास? 400। सेक्टर पी से महिलाओं की संख्या लेनी है। पी में कितना है? 9:5 का, 5:9, पुरुष 5 है, महिलाएं 9 है, दोनों को ऐड कर दूं तो 14। और पी में टोटल संख्या कितनी हमारे पास? 700। तो 14 पंजे 70, मतलब ये भी 50 गुना है। 50 गुना करेंगे तो 9 पंजे 45, मतलब ये कितने आ जाएंगे? 450। तो ये 400 और 450 ऐड कर देंगे तो 850, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। टोटल कितना होगा? 850। ठीक है, यहाँ भी मैं लिख देती हूँ, जो महिलाएं हैं वो कितनी हमारे पास में? 450,
और 400 और 450 दोनों को ऐड करेंगे तो 850 आएगा। ऐसा ऐड करके नहीं देखना है, ठीक है, ये दिमाग में करना है। 2015 में बरगंडी कलर और 2018 में कैरामेल कलर की बिक्री के बीच का अनुपात हमें बताना है। 2015 और 2018। 2015 में बरगंडी कलर ये वाला है आपका, और 2015 लेना है तो ये ब्लू वाला रहेगा, ठीक है, मतलब कि 30 है, ये 30 लिखा हुआ है, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो ये 30 मैं बता रही हूँ, ये है आपका 30, ठीक है ना। 2015 में ये वाला 30 है आपका। और आगे क्या है, 2018 में कैरामेल, 2018 में कैरामेल की तरह ये वाला है, तो ये वाला आपका 45 है, ठीक है ना। ये वाला पार्ट कितना है आपका 45 है। और मेरे से क्या कहा गया है, बिक्री के बीच का रेशियो मुझे लेना है, तो 30 और इसका रेशियो लेना है मेरे को, 30 रेशियो 45 करना है, कितना आ जाएगा 2:3 आ जाएगा, और ये आपका आंसर होगा। 15 दूनी 30 और 15 तिया 45, ठीक है, 2:3, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। ये भी लेटेस्ट टाइप का क्वेश्चन था, पर टफ नहीं है क्वेश्चन, बेसिक चीजें आपको बस आनी चाहिए, आप कर लेंगे इजिली, लेकिन बेसिक आना चाहिए। 2018 में बैंगनी कलर, बैंगनी बोले तो पर्पल वाला लेना पड़ेगा हमको, तो 2018 में लेंगे तो ये ऑरेंज वाले में जाएंगे, ठीक है ना, इसमें। तो ये कितना है हमारे पास 35 है। और उसी वर्ष में डार्क ब्राउन कलर की बिक्री, उसी वर्ष में डार्क ब्राउन ये है, और उसी वर्ष बोले तो 2018, इसमें 20 है ये, ठीक है ना, ये 20 है। बिक्री की तुलना में कितना प्रतिशत अधिक है, 2018 में बैंगनी कलर की बिक्री उसी वर्ष में डार्क ब्राउन कलर की बिक्री की तुलना में कितना % अधिक है। इसकी तुलना में कितना % अधिक है भाई, 15, इसकी तुलना में कितना अधिक है, 15 अधिक है, ठीक है ना। किसकी तुलना में, 2018 बैंगनी कलर की बिक्री उसी वर्ष में डार्क ब्राउन कलर की बिक्री की तुलना में कितना % अधिक है, इसकी तुलना में, ठीक है। तो 15 जो है वो 20 का कितना % है, ये हमसे पूछा है। तो ये कितना आ जाएगा आपका, 20 से मैं इसको काटू 5 बार जाएगा, तो 15 चौका 60, 15 75, 75% आ जाएगा। 75% ये क्या है, अधिक है, ठीक है ना। 20 से 35 है, 15 अधिक है, 15 जो है 20 का कितना % है, 75% है। 75% बोले तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्नवाची चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, ये हमसे कहा जा रहा है। तो ये है हमारे पास 13 × 13 की पावर 3, ठीक है, और ये है हमारे पास 169 × 13 की पावर 3। तो इसको मैं लिखूं तो इसको 13 का स्क्वायर की पावर 3, मतलब कि इसको मैं 13 की पावर 6 लिख सकती हूँ, ठीक है ना। डिवाइड बाई ये क्या है 13 का स्क्वायर, और ये क्या है 13, तो 13 का क्यूब की पावर क्यूब है, तो 3 का 9 लिख सकती हूँ, तो यहाँ 13 की पावर 9 लिख सकती हूँ। डिवाइड बाई इनटू में इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, ये है 13 की पावर 4, तो 4 दूनी 8, ये 13 की पावर 4 है, ठीक है, तो 4 दूनी 8, मतलब कि 13 की पावर मैं यहाँ से 8 लिख सकती हूँ, इक्वल टू 13 की पावर प्रश्नवाचक चिन्ह क्या आएगी, ये हमसे पूछा है। अब देखो डिवाइड बाई में क्या होता है, पावर माइनस होती है अगर बेस हमारा सेम है, तो बेस अगर सेम है तो हम जब डिवाइड करते हैं तो पावर क्या हो जाती है, माइनस, और अगर हम मल्टीपल करते हैं तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। अब बेस क्या है हमारा सेम, 30 30 30, बेस तीनों जगह पर सेम है, तो इससे इसे डिवाइड करूंगी तो माइनस के 3 आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा, 8 में से 3 जाएगा तो 5 आ जाएगा, मतलब यहाँ पे क्या होगा 13 की पावर 5 होगी। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 5 आएगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैं अभी लिख के बता देती हूँ, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 13 की पावर, अब देखो 6 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 3, तो माइनस के 3 इंटू का 13 की पावर 8, ठीक है, बराबर 13 की पावर प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या आएगा, यही हमसे पूछा है। अब बेस क्या है सेम, पावर को ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 13 की पावर 5 इक्वल टू 13 की पावर प्रश्नवाचक चिन्ह, बेस से बेस कटेगा, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आ जाएगा आपका 5, और ये क्या होगा आपका आंसर। अभी ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आप x चिपका लो, फिर आपको ठीक से समझ में आएगा। ए बी और सी क्रम से 729, 486 और 1458 दिनों में एक कार्य पूरा कर सकते हैं। एक साथ कार्य करते हुए वे उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, ये हमसे कहा जा रहा है। ए अगर अकेला करता है तो 729 दिनों में करता है, बी 486 दिनों में करता है, और सी 1458 दिनों में करता है। तो ए को लिया मैंने 729 दिनों में, बी को लिया मैंने 486 दिनों में, और सी को लिया मैंने 1458 दिनों में। अकेले अकेले काम कर सकते हैं। तो टोटल जो वर्क होगा वो क्या होगा, इनका एलसीएम
7 दूनी 14, 29 दूनी 58, ये से कटेगा, 4 तिया 12 और 6 तिया 18 से भी कटेगा। तो टोटल वर्क आ जाएगा हमारे पास 1458। इससे अगर मैं काटूं तो 2 बार जाएगा, इससे अगर मैं काटूं तो 3 बार जाएगा, इससे अगर मैं काटूं तो 1 बार ही जाएगा। तो A प्लस B तीनों मिलकर के एक दिन में कितना काम करेंगे, 5 और 1 6 काम करेंगे। तो टाइम कितना लगेगा, ये इसका कितना गुना है, 6 दूनी 12, 2 बचेगा, 6 चौक 24, 24 के बाद 1 बचेगा, 6 तिया 18, मतलब कि 243 दिन में तीनों मिलकर के काम को खत्म कर देंगे। 243 दिन लगेंगे। 243 का मतलब होगा कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। 6,000 रुपए पर 1 वर्ष के लिए 6% प्रतिवर्ष की दर से वार्षिक और अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो 6,000 रुपए है, ठीक है ना। तो पहले वर्ष का SI/CI क्या रहता है, सेम रहता है। तो पहले वर्ष का जो CI होगा वो SI की तरह निकाल लेंगे, ठीक है ना। पहले वर्ष का 1 वर्ष के लिए 6% की दर से कितना आ जाएगा, 6% ही आ जाएगा। तो 6% कितना होगा इसका, 360 होगा। कितना होगा, 360 होगा वार्षिक वाले में, ठीक है ना। अब अर्धवार्षिक बोले तो हाफ ईयरली काउंट करेंगे। अब हाफ ईयरली जब काउंट करेंगे, 1 साल की बात है, तो ब्याज हर 6 महीने पे क्या होगा, कैलकुलेट होगा, ठीक है ना। हर 6 महीने पे कैलकुलेट होगा। 12 महीने के लिए 6% है, तो 6 महीने के लिए 3%। यहाँ भी 3% की रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगी और यहाँ भी 3% की रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगी। तो इसका 3% निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 6 तिया 18, मतलब 180 आ जाएगा। और यहाँ भी कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों को मिला देंगे तो 360 आ जाएगा। अब जो डिफरेंस आएगा वो कितने का आएगा, यहाँ 180 तो मिलेगा, लेकिन ब्याज पे भी ब्याज मिलता है CI में आपको पता होगा, ठीक है ना। तो इसका भी यहाँ पे 3% मिलेगा, इसका भी 3%, 18 तिया 54, मतलब कि 540, और 2 संख्या का पॉइंट लगाएंगे तो ये केवल अंतर ये वाला रहेगा, ठीक है ना। जो पहले 6 महीने का ब्याज यहाँ लास्ट के 6 महीने में ऐड होगा वही अंतर होगा, क्योंकि 180 यहाँ मिला, 180 यहाँ मिला, 360 से तो 360 हमारा खल्लास हो गया, ओके। तो अंतर कितने का होगा, केवल हमारा 5.40 का डिफरेंस आएगा। वार्षिक और अर्धवार्षिक अगर ऐड करते हैं तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। फॉर्मूले पे नहीं जाना है, मैंने आपसे पहले कहा कि चीजों को समझना है और ऐसे सॉल्व करना है। वो जो फॉर्मूला आप लगाते हैं ना CI वाला, उससे नहीं निकाल पाए, ऐसे ही करना है, ठीक है। बाकी आप बेसिक समझना चाहते हैं तो CI वाला देखना, RRB NTPC वाली क्लास, उसमें आपको ये पूरा बेसिक क्लियर हो जाएगा। बहुत अच्छे से मैंने कराया है उसमें, बहुत अच्छे से। थोड़ा बोलने का जो कॉन्फिडेंस है उसमें लो है, क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़ा सा अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं था, बोल नहीं पाती थी ठीक से, लेकिन समझाया बहुत अच्छे से। आप देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, देख के चीजें समझ में आएंगी। और एक समांतर श्रेणी का 17वां और पहला पद क्रम से 315 और 251 है। 24 पदों तक का योगफल ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा जा रहा है। 24 पदों तक का योगफल, और समांतर श्रेणी है, मतलब कि आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो पहला जो पद है, मतलब A में लिख सकती हूँ, वो कितना है आपका, 251 है, ठीक है ना। और 17वां जो पद है, मतलब T 17 लिख सकती हूँ, ठीक है ना। ये कौन सा, ये कितना है, ये है 315। तो 24 वाला पद निकालने के लिए मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए इसमें डिफरेंस पता होना चाहिए। तो डिफरेंस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, अगर मेरे को TN टर्म निकालना है तो वो होता है A प्लस का N माइनस का 1 इंटू का डिफरेंस, ये होता है, ठीक है। तो मैं इसके बराबर 17 वाले टर्म को निकाल लेती हूँ, यहाँ से मैं डिफरेंस निकाल लेती हूँ, ठीक है। तो A है मेरे पास में 251 प्लस का 17 वाला टर्म मेरे को कितना दे रखा है, 315 दे रखा है। तो यहाँ पे 17 में से 1 माइनस करूंगी तो 16 आ जाएगा, इंटू का डिफरेंस लूंगी इज इक्वल टू 315 लिखूंगी, ठीक है। यहाँ से मेरे को डिफरेंस निकालूंगी तभी मैं 24 वाला पद निकाल पाऊंगी, तभी मैं सम निकाल पाऊंगी, नहीं तो नहीं निकाल पाऊंगी। मेरे को चाहिए, या तो लास्ट टर्म दे रखा होता तो निकाल सकते थे, अब कुछ तो देना चाहिए था ना, नहीं है तो निकालेंगे भाई। इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर लाएंगे, माइनस करेंगे 251 को, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास यहाँ से 16D इज इक्वल टू 5 में से ये जाएगा 4 बचेगा, और ये 5 और 1 6 बचेगा, और ये 1 बचेगा। मतलब कि 16 से अगर मैं काटू, गलत तो नहीं कर दिया मैंने, गलत तो कर दिया शायद, 15 और 49, ये आपके पास कितना है 49, और ये कितना है 15, 14 के 4 कैरी लूंगी, एक आ जाएगा 64 आएगा ना, केवल 64 आएगा। मैंने गलत कर दिया, ऐसे हमने कैरी ले लिया था ना, 64 आएगा ऑलरेडी, ठीक है ना।
वही तो मैं कह रही थी, मैं गलत तो नहीं, अरे हट जाओ बेटा, क्या है। तो इसकी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 64, इससे मैं काटूंगी तो 4 बार चला जाएगा, मतलब डिफरेंस कितना होगा आपका 4 होगा, ठीक है ना। यहाँ से मैं लिख सकती हूँ कि डिफरेंस कितना है हमारे पास 4 है। अब डिफरेंस अगर 4 है तो मैं लास्ट पद निकाल सकती हूँ आराम से 24 वाला। तो T14 मुझे चाहिए, T24 चाहिए, 14 नहीं। T24 कितना आ जाएगा हमारे पास में, पहला पद 251 प्लस का 24 वाला 24 पदों तक का योग, तो 24 माइनस का 1 करेंगे 23 आ जाएगा, इनटू का डिफरेंस करेंगे 4 आ जाएगा। तो ये कितना होगा आपका 4 12 और 4 दूनी 8, 92 होगा। 92 को ऐड करेंगे तो 3, 14 के 4 कैरी लेंगे 1 आ जाएगा, 343 आ जाएगा, ठीक है ना। कितना आ गया 343। सम मैंने क्या बताया था, सम मैंने 2 फॉर्मूले लिखवाए थे आपको सम के लिए। एक फॉर्मूला था कि n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस का n माइनस का 1 इंटू का डिफरेंस, ये लिखवाया था। और एक फॉर्मूला था n/2 ब्रैकेट में पहला पद इंटू का लास्ट प्लस का लास्ट पद, ये वाला मैंने लिखवाया था, ठीक है। तो मेरे पास पहला भी है और लास्ट वाला भी है, तो ये वाला लगाएंगे हम। तो 24/2 करेंगे यहाँ पर, 24/2 इंटू का पहला टर्म मेरे पास ये है और लास्ट वाला टर्म ये वाला है। दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो 3 और 1 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, और ब्लू में ही लिखती हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है ना। और ये 5 और 4 9 आ जाएगा, और ये 5 आ जाएगा आपका, ठीक है। 2 से अगर मैं इसको काटूं तो 12 बच जाएगा, और 12 का मल्टीपल धर करूं तो 12 × 60 6000 होगा, 12 × 108 और ऐड करूं तो 7080 बनेगा, और 12 × 48 मतलब कि 7800 जाएगा, मेरे को करना ही पड़ेगा, दिमाग तो गड़बड़ हो जाएगी। 12 × 48 कैरी लूंगी 4 आ जाएगा, 12 × 108 और 4 112 कैरी लूंगी 11 आ जाएगा, 12 × 60 और 11 कितना होगा आपका 71, तो ये आपका आ जाएगा 7128, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। दिमाग में ना थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है, तो 7128 ऑप्शन डी क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। फॉर्मूले में लिखवा दिया आपको। अगर आपको टर्म याद करना है, ठीक है, कोई सा भी टर्म हो, पहला दे रखा है आपको, पहला नहीं भी दे रखा है तो हम इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे, हमारे पास फॉर्मूले हैं। टी एंड टर्म का फॉर्मूला मैंने लिखवा रखा है आपको, सम का फॉर्मूला भी मैंने आपको लिखवा रखा है। सम 2 तरीके से निकाल सकते हैं हम, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस का n माइनस का 1 का डिफरेंस, या फिर n/2 ब्रैकेट में a प्लस का l, मतलब a क्या है हमारा पहला पद, l क्या है हमारा लास्ट वाला पद, ठीक है। चलिए, मिस्टर जॉनसन ने क्रम से 15% और 12.5% के साधारण ब्याज पर, 15% और 12.5% के साधारण ब्याज पर 2 अलग अलग योजनाओं ए और बी में कुल 22,000 रुपए निवेश किए। यदि 2 वर्षों के अर्जित साधारण ब्याज की कुल राशि 6,125 रुपए है, तो योजना ए में निवेश की गई धनराशि क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। देखो, a प्लस बी इज इक्वल टू कितना है 22,000 रुपए, ठीक है ना। मैं यहां से लिख सकती हूँ कि a प्लस बी इज इक्वल टू मेरे पास 22,000 रुपए, 22,000 लिखना है मेरे को, ठीक है ना। इतने रुपए इन्होंने निवेश किए हैं, ठीक है। अब a का 1 साल में 15% है, 2 वर्ष के लिए किए हैं तो 30% हो जाएगा। साधारण ब्याज जो मिली तो मैं यहां से लिख सकती हूँ कि a का 30% प्लस बी का 12.5% 2 करेंगे तो 25% प्लस बी का 25% इज इक्वल टू कितना है मेरे पास 6,125। ये कर सकती हूँ ना, मैं ऐसे कर सकती हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। अभी देखो यहाँ से मैं सॉल्व करूँ इसको, तो 100 एलसीएम लेके इधर ही ले जाती हूँ मैं, ठीक है। फिर 5 से काट दो पहले, 5 छिक्के 30 और 55 25, और 5 से काटो तो 5 एकन 5, 1 बचेगा, 5 दूनी 10, फिर 1 बचेगा, फिर 5 दूनी 10 और 55 25, ठीक है। ये मेरे पास कितना आ जाएगा 6a प्लस का 5b इज इक्वल टू 1225 लिखना है बाबा, 1225 लिख जाओ बाबा, ऐसे मत करो, 1225 और 100 से मल्टीपल करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। अभी मैंने कहा कि 6a प्लस का 5b बराबर इतना है और a प्लस b बराबर इतना है, और मेरे को a की वैल्यू चाहिए, योजना a में कितना निवेश करा है, तो मेरे को b को हटा देना है। तो 5 से मल्टीपल कर लूँ, यहाँ पे 5 से मल्टीपल करूंगी तो 5a प्लस का 5b इज इक्वल टू 5 से मल्टीपल करूंगी तो 110 यहाँ पे आ जाएगा, और 3 जीरो और चिपकाऊंगी यहाँ पे, ठीक है ना। अब मैं इसमें से माइनस कर दूं, b से b जाएगा और यहाँ पर मेरे पास केवल a बचेगा। फिर इसमें से इसे भी माइनस करूंगी तो 0 0
ये गया, फिर 5 और 2 ये आ जाएगा, 5 और 2 और 1, मतलब 12,500 ये आपका आंसर होगा। ये मैंने बेसिक से ही कर दिया, एल्सियम फेल्सियम वो एलिगेशन वगैरह नहीं लगाया, डायरेक्ट कर सकते हैं आप ऐसे। एक प्रतियोगी परीक्षा में वर्ग ए में 80%, वर्ग बी में 77% परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए, जबकि दोनों वर्गों में 18% परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण रहे। या दोनों सेक्शनों में 1425 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। पेन ले लेते हैं। 1425 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। तो प्रतियोगी परीक्षा में उपस्थित कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या है, ये हमसे पूछा है, ठीक है ना। तो मैंने कहा कि टोटल जो विद्यार्थी होंगे वो कितने होंगे, 100% होंगे अपने आप में। अब 100% विद्यार्थियों में से 18% दोनों में फेल हो गए हैं, तो दोनों में पास कितने हुए होंगे, 18%। माइनस कर देते हैं, दोनों में 18% फेल हो गए हैं, तो 18 को अगर मैं माइनस कर दूं तो मेरे पास कितना बचेगा, दोनों में पास 82% बचेगा, ठीक है ना, 82%। यहां पर कितना आ रहा है, 80% और 77 मतलब 157%, ठीक है ना। ए और बी में दोनों में कितना किया है इन्होंने, 157%। तो दोनों में जो पास किया होगा ए प्लस बी में, वो कितने आ जाएंगे, वो आ जाएंगे इन दोनों का डिफरेंस। डिफरेंस ले यहां से तो कितना आएगा, यहाँ पर 5 आएगा और यहाँ पर 7 आएगा, मतलब 75%। ए प्लस बी इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास, 75% आ जाएगा। और 75% दोनों में कितना किया है, 1425। ये दोनों सेक्शनों में 1425 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। इसकी वैल्यू अगर मेरे को 1425 दे रखी है, तो टोटल जो विद्यार्थी होंगे वो अपने आप में 100% होंगे। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100% की वैल्यू आ जाएगी, ये इसका कितना गुना है, ये है इसका 7 दूनी 14, कितने बार चला जाएगा, 7 दूनी 14, 140 और 5 दूनी 10 नहीं जाएगा, ऐसे नहीं काट पाएंगे, ऐसे काटेंगे इसको नॉर्मल तरीके से, 10 से काटेंगे। कैलकुलेशन गलत नहीं करनी है बाबा। 25 से इधर काटती हूँ, 25 3 75 और 25 चौका 100। फिर 3 का कितना गुना है, 3 चौक 12, तो बचेगा 7 21, 5 15 इंटू का 4, ये आ जाएगा, ठीक है ना। 4 चौक 16 मतलब 1600 और 75 चौका 300, 1900 आ जाएगा। 1600 300 कितना होगा, 1900। 1900 ये आपका आंसर होगा, ठीक है। अभी समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से क्वेश्चंस। और ये आज का आपका लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करती हूँ कि क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो आज में जो अपना डाउट ग्रुप है ना, उसका लिंक आज मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, आप वहां से डाउट ग्रुप ज्वाइन कर लेना। और ये क्लास को छोड़ के आप कहीं से कुछ भी पढ़ रहे हैं या टेस्ट पेपर लगा रहे हैं, वहां से भी कोई क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप डाउट ग्रुप में पूछ सकते हैं। वह बच्चे आपको जवाब देते रहते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हुए, बहुत सारे तो नहीं, मतलब 20-25 स्टूडेंट इस ग्रुप में, जो आपको आंसर मिल जाएगा। नहीं देंगे तो फिर मैं दे दूंगी आंसर, ठीक है ना। आपको इस वाली क्लास से कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया वो भी पूछ सकते हैं और बाहर से पूछ सकते हैं, ओके। चलिए मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए अपने ख्याल रखना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना, खूब सारा मन लगा के पढ़ते रहना। जितनी एनर्जी के साथ स्टार्ट किया है, इस एनर्जी को लास्ट तक बना के रखना, तभी आप 2 स्टार यूनिफॉर्म पहन पाएंगे। तो ये सपना जो अपनी आंखों में सजाया है, इसे पूरा करने के लिए थोड़ी मेहनत लगेगी और करनी है मेहनत, ठीक है।